रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कि आप लोग हेडिंग में पढ़ चुके होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आज बात करेंगे, यानी कि रैम के बारे में बात करेंगे सिंपली, जहाँ पे मैं आज आप लोग को अपनी वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए कितनी रैम ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में होता है कि कितनी रैम लें। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कई लोग के दिमाग में ये मिथ होता है कि जितनी ज़्यादा रैम उतना कंप्यूटर तेज़ चलेगा, जो कि सही नहीं है। और वो क्यों सही नहीं है वो आज की वीडियो में डिस्कस करता हूँ, इसीलिए तो बैठा हूँ यहाँ पे। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा नाम है आदित्य कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्रामर शर्मा जी, जहाँ पे हम लोग इसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करते रहते हैं। बिना देरी के अपना वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स गो फॉर इट। जैसे कि हम बात कर रहे थे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, आखिर ये है क्या चीज़? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, रैम जो है वो एक हाई स्पीड मेमोरी है जो कि हमारे कंप्यूटर में हमारे प्रोसेसर के लिए एज अ बैकअप मेमोरी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक इंस्टेंटेनियस मेमोरी के तौर पे, उसकी खुद की एक स्टोरेज के तौर पे उसके साथ अटैच्ड होती है। उसका जो बेसिक काम होता है ना, उसका काम होता है प्रोसेसर को जल्द से जल्द वो फाइल्स पहुंचाने का जो फाइल्स उसे किसी काम को पूरा करने के लिए चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, अगर आप अपने कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट एक प्रोसेसर सबसे तेज़ी से सिर्फ तभी कर पाएगा, उस काम को पूरा सिर्फ तभी कर पाएगा जब वो उस डॉक्यूमेंट को रैम पे रखेगा। अगर वो हार्ड डिस्क पे रखेगा ना, तो हार्ड डिस्क पे बहुत स्लोली काम करेगा। क्यों? समझिएगा इस बात को। मेरा जो प्रोसेसर है वो गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड में चलता है, 2.1 गीगाहर्ट्ज़, 2.5 गीगाहर्ट्ज़, i3 i5 i7 आप जाके पता कीजिएगा, 3.5 इवन 5 गीगाहर्ट्ज़ तक चलते हैं प्रोसेसर, और गीगाहर्ट्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है। उसी के साथ में जो हमारी रैम होती है, रैम भी मेरी फ्रिक्वेंसी पे ही चलती है, जो कि थाउजेंड्स मेगाहर्ट्ज़ यानी कि गीगाहर्ट्ज़ की जितनी चलती है, लेकिन इसको मेगाहर्ट्ज़ में ही देखा जाता है, जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2166, 2366, 2666, 3200, 3400 उसकी स्पीड है मेगाहर्ट्ज़ में रैम की। रैम एमबीपीएस में नहीं नापी जाती। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, क्योंकि रैम प्राइमरी मेमोरी है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है मेरे प्रोसेसर के साथ, इसलिए उसे प्राइमरी बोला जाता है, बिल्कुल। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे कि मेरा स्टोरेज डिवाइस हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी हो गई, जो कुछ भी हो सकता है, सीडी हो सकती है, वो जो है उसकी स्पीड एमबीपीएस में ही नापी जाती। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसफ़र रेट वही है और उसको नापने का तरीका वही है। ट्रांसफ़र रेट ही वही है, नापने का तरीका वही है, तो उसी हिसाब से नापी जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक टिपिकल हार्ड डिस्क 64 एमबीपीएस पे चलती है, 7200 आरपीएम की, जो कि थोड़ी हाई ग्रेड की होती है, वो 120 एमबीपीएस। और अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रेड की 10,000 आरपीएम की लेंगे तो करीब 200 to 300 एमबीपीएस पे ही चलेगी, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं देती। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो एक इंडस्ट्रियल ग्रेड की हार्ड डिस्क आप लेंगे तो वो बेवकूफ़ी होगी। उससे बढ़िया आप एक सॉलिड स्टेट ड्राइव लीजिएगा, जिसकी स्पीड सिग्निफिकेंटली 400 to 500 एमबीपीएस होती है, लेकिन फिर भी वो प्रोसेसर को फीड कराने के लिए काफ़ी नहीं है। तब भी रैम की ज़रूरत है। रैम की ज़रूरत है क्योंकि रैम ऑब्वियसली एक स्टोरेज डिवाइस से तेज़ चलती है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बात बताई रैम के बारे में। रैम की हिस्ट्री भी आपको पता ही होगी, रैम कहाँ से आया। रैम आया 4th जनरेशन कंप्यूटर के बाद से। जब हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए, उसी के साथ में मेरी रैम चिप भी इंट्रोड्यूस हुई। हालांकि रैम चिप से ज़्यादा मेजर तौर पे इस्तेमाल होती थी कैश चिप, जो कि सबसे प्राइमरी है। आज भी हमारे प्रोसेसर में कैश मेमोरी की जो हमारी एडवांटेज है वो रैम से ज़्यादा ही यूज़ होती है। कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है और रैम से भी फास्ट होती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी दी जाती है, 1 MB 2 MB 4 MB, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसर को अपने पास ज़्यादा चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़्यादा चीज़ें स्टोर करेगा अपने पास तो उसके लिए मुसीबत ही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बॉटल नेक की तरह हो जाएगा। तो वो रैम अपने पास ज़्यादा स्टोर नहीं करता। 1 MB 2 MB 4 MB मैक्सिमम कैश होती है, L1 L2 L3 कैश। वो काम एक्सपर्ट्स पे छोड़ देते हैं, वो आपको समझाएंगे क्या होता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनिए। उसके बाद रैम मैंने बता दिया, चीज़ें स्टोर करती है, इंस्टेंटली प्रोसेसर को फीड कराती है। अब सबसे पहला मैं आपका मिथ खत्म करूँ। जैसे कि मैं अभी स्टोरेज के बारे में बात कर रहा था, रैम के बारे में बात कर रहा था, कैश के बारे में बताया। मैंने बताया कि 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में जब माइक्रो प्रोसेसर आया तो कैश और रैम दोनों आई, तब वो MBs में होती थी। अब धीरे धीरे GBs में आई। GBs में आने की वजह भी वही बता रहा हूँ, और प्लस GBs में आने के बाद, हालांकि अब मेरी रैम GBs में आ गई है, क्यों आई है यही बता रहा हूँ। GBs में आने की वजह थी
ये वजह थी कि हमारे टास्क जो हो गए वो पूरी तरह से रैम डिपेंडेंट हो गए। जो हमारे टास्क बनाए जाने लग गए वो रैम डिपेंडेंट बनाए जाने लग गए, हर चीज़ को रैम के अंदर फीड करने लगे, इसलिए क्योंकि रैम फास्ट होती है तो टास्क भी फास्ट होंगे जब रैम में रहेंगे तो अब यही सवाल एरोज होता है कि रैम तो बढ़ने लगी, सब रैम यूज़ कर रहे हैं, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, आपको कितनी चाहिए, आपको कितनी रैम चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जब आप खुद एनालाइज करेंगे कि आप क्या काम करते हैं। जब आपको खुद पता होगा कि आप क्या काम करते हैं तभी आप अपने रैम की खपत को एनालाइज कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक बेसिक नीड्स पे काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, या फिर आपको सिर्फ ऑफिस वर्क करना है, MS ऑफिस चलाना है, डॉक्यूमेंट करने हैं, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने हैं, वेब ब्राउजिंग करनी है, गाने बजाने हैं, म्यूज़िक, TV देखना है, गाने और वीडियोस देखना है, ऐसे केस में 4 GB ऑफ रैम इज़ फार मोर इनफ। क्यों? क्योंकि इतना लोड ही नहीं है, इतना लोड देना ही नहीं है। जब इतना लोड ही नहीं देना है तो इतनी ज़्यादा रैम रख के करेंगे क्या, है कि नहीं? खाली जाएगी बाकी रैम। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो विंडोज़ होता है वो आइडल केस में 2 GB ऑफ रैम यूज़ करता है, चाहे आप कोई भी रैम, आप उसमें कितनी भी रैम क्यों ना डाल दें। हाँ, हालांकि आप जब 4 GB से ऊपर 8 GB पर जाएंगे तो वो थोड़ा सा 2 GB से प्लस में चलेगा, और अगर आप 16 GB जाएंगे तो भी वो 2 GB प्लस चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेगा। 3 GB मैक्सिमम केस में विंडोज़ हमारा ऑक्यूपाई करता है। वहीं अगर आपको मैं कुछ वीडियोस बताऊं, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ वीडियोस के आपको दिखाए थंबनेल। उन वीडियोस में उन्होंने क्या किया कि अपने कंप्यूटर में बहुत सारी रैम लगाई, उसके बाद उस रैम को मैक OS पे चलाया। और मैक OS की खासियत ये है कि वो जितनी ज़्यादा रैम पाता है उतना ज़्यादा आइडल स्टेट पे रैम को ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है। समझिएगा, अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है तो मैक OS 2 GB यूज़ करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है तो मैक OS 4 GB यूज़ करेगा। अगर 16 GB है तो वो 8 GB यूज़ करेगा। मतलब वो आपके कंप्यूटर को इंस्टेंटेनियस चलाने के लिए जितनी हो सके उतनी ज़्यादा रैम ऑक्यूपाई करके बैठ जाएगा। उसके बाद लिनक्स की बात करते हैं। लिनक्स आइडल केस में 800 MB और मैक्सिमम लोड देगा तो 4 GB, उससे ज़्यादा रैम वो मांगता ही नहीं है। लिनक्स सबसे ज़्यादा रैम एफिशिएंट होता है क्योंकि उसके टास्क ही इतने ईजी होते हैं और वो बहुत अपनी हर चीज़ को फाइल के तौर पर ट्रीट करता है। लिनक्स हर चीज़ को फाइल के तौर पर ट्रीट करता है, ना उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है, ना ही उसके लिए कोई ऐप है, ना ही उसके लिए समझ लीजिए कोई क्या कह सकते हैं गाना है, ना वीडियो है, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ फाइल है। जब हर चीज़ को एक ही तरह से ट्रीट करेगा तो ऑब्वियसली जब हर चीज़ को एक तरह से ट्रीट करेगा तो उसके पास फाइल हैंडलिंग के तरीके भी सेम है, कोई डिफरेंस तो उसको मिलेगा ही नहीं। और लिनक्स का फाइल सिस्टम कुछ इस तरह का होता है। फाइल सिस्टम भी किसी दिन चाहेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा फाइल सिस्टम क्या होता है। मतलब मैंने बताया तो है वैसे कि वो ext4 फाइल सिस्टम यूज़ करता है। वो 16 GB ऑफ फाइल को बड़े ही इंस्टेंटेनियसली इस्तेमाल कर सकता है और उसको रैम पे लोड ही नहीं डालना पड़ेगा। आप ही सोचिए इतना ईजी होता है लिनक्स चलने के नाम पे। खैर, ये तो मैंने आपको बताया कि रैम जो होती है वो कितनी ज़्यादा एक सिस्टम आइडल केस में करता है उसको ऑक्यूपाई। अब मैं आपसे बात करता हूँ, अब आपको बताना है क्या करना है आपको। जैसे कि मैं बता चुका 4 GB रैम के बारे में, जब कोई इंसान नॉर्मल काम करेगा तो 4 GB रैम। अगर कोई इंसान जैसे मैं हूँ, मैं भी अपने कंप्यूटर पे डेवलपमेंट का काम करता रहता हूँ, ऐप बनाते रहता हूँ और सॉफ्टवेयर बनाते रहता हूँ, प्रोग्राम्स बनाते रहता हूँ, मैं सीख रहा हूँ कह सकते हैं। मैं अभी प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो मैं एक ट्रेनी हूँ कह सकते हैं, आप भी एक ट्रेनी हो गए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप भी सीख रहे हैं, आप ट्रेनी हैं। और अगर आप सीखे हुए भी हैं तो भी, अगर आप इंटरेस्ट के तौर पे देख रहे हैं तो भी, अगर आप अपने कंप्यूटर पे कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। एक बार याद रखिएगा, आज की डेट में, साल 2020 की डेट में आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर में प्रोडक्शन करना तो 4 GB रैम कुछ भी नहीं है, बेकार है, यूजलेस है। मिनिमम से मिनिमम, बेयर मिनिमम 8 GB रैम आपके कंप्यूटर पे होनी मस्ट टू हैव है। अगर आपको एक प्रोडक्शन का काम करना है, मैं आपकी प्रोडक्शन वालों की बात कर रहा हूँ, जो लोग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है उनकी जो गेम खेलते हैं, जिनको गेम खेलना है, जिनको अपने कंप्यूटर में ग्राफिक इंटेंस काम करना है, उनको अपने कंप्यूटर पे मिनिमम टू मिनिमम 16 GB ऑफ रैम और मैक्सिमम 32 GB, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आज की डेट में गेम्स भले ही रैम इंटेंसिव है लेकिन इतने ज़्यादा रैम नहीं मांगते। 16 to 32 एक सेफ स्पॉट है। प्लस वो तो ग्राफिक्स कार्ड भी लगा के रखेंगे तो उनका जो रैम का लोड है आधा तो ग्राफिक्स कार्ड ही संभाल लेगा, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड भी तो एक रैम ही है जो ग्राफिक्स संभालती है। तो वो आपका ग्राफिक्स का लोड ले जाएगा,
बाकी बचेगा रैम का लोड, तो रैम आपका 16 to 30 GB फार मोर इनफ है, इतना ज़्यादा उसको नहीं चाहिए। GTA 5 की आपको बात बताता हूँ। GTA 5 हालांकि नहीं नाम लेना चाहिए था, मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने। GTA 5 की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो GTA 5 भले ही 96 MB का गेम आज की डेट में है, लेकिन उसका जो रैम कंजप्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी रैम लगाई है। आप जितनी रैम लगाएंगे वो उस हिसाब से खुद को ऑप्टिमाइज़ कर लेगा, और 16 GB रैम में बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। 32 GB ऑफ रैम में तो मक्खन ही है। चलिए, इसके बाद अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, स्टूडियो चलाते हैं, आप फोटोशॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप फोटो स्टूडियो चलाते हैं, वीडियो स्टूडियो चलाते हैं, आपके पास DSLRs हैं, आपके पास XLR कैमराज हैं, बड़े बड़े कैमराज हैं, बड़े बड़े माइक्रोफोन से आपको डेटाबेस मतलब इंटरेक्ट करना है, तो ऐसे केस में आपको 32 GB रैम कम से कम, उससे ज़्यादा रैम तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके जो वीडियो एनकोडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो स्मूथली और सबसे तेज़ काम करते हैं सिर्फ तब जब आपके पास रैम अच्छी खासी होती है। एक चीज़ और, रैम के बारे में जैसे कि मैं बता चुका आपको क्वांटिटी, अब रैम के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में जो रैम लगी हुई है वो आपको कैसे पता चलेगी। स्क्रीन पे देखिएगा, आपको दिखाता हूँ मैं। आप अपने टास्क मैनेजर को खोलिए, सिंपली टास्क मैनेजर खोल करके सिस्टम रिसोर्सेज में आइए, या फिर प्रॉपर्टीज़ में अपने जा करके आप चेक कीजिए, और आपको वहाँ पे जहाँ पे रैम लिखा है, जहाँ पे रैम का आपका चल रहा है काम, वहीं पे नीचे आप देखेंगे अगर, तो आपको दिखेगा स्लॉट 1 of 2 या स्लॉट 2 of 2, आपने जितनी रैम लगाई हुई वहाँ, उस पर जब आप होवर करोगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आपके में एक स्लॉट पे कौन सी रैम और कितनी लगी है। 2 GB DDR3 मेरे में जैसे दिखा रहा है, 2 स्टिक 4 GB दोनों DDR3, बस ये वैसे ही काम करता है। तो आप देख सकते हैं आपके में कौन सी लगी है। जो रैम लगी होगी आपको पता होना चाहिए कि रैम की जनरेशन्स हैं। DDR स्टैंड फॉर डबल डाटा रेट, क्योंकि वो जो होता है इन और आउट दोनों साथ में मैनेज करता है। रैम कभी भी एक नोड नहीं चलाती, दोनों नोड साथ में चलते हैं, इन और आउट दोनों साथ में चलते हैं रैम में। क्यों? क्योंकि रैम जो होती है वॉलेटाइल होती है, जैसे बिजली जाएगी सब कुछ चला जाएगा, तो रैम को ये इंश्योर करना है कि सारा डाटा अपनी जगह पे पहुंच जाए, इन और आउट साथ में चलता है, इसलिए उसका नाम डबल डाटा रेट है, DDR। तो DDR1 जो कि हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ आई थी, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 512 MB की थी, उससे ज़्यादा वो रैम मिलती ही नहीं थी, ना लगती थी साथ में। फिर उसके बाद आई DDR2 जो कि साल 2008 से पहले तक, जब तक इंटेल के i3 प्रोसेसर और AMD के FX प्रोसेसर्स नहीं आए थे, तब तक चलती आई DDR2। और DDR2 की जो मैक्सिमम जो कैप कैपेसिटी है वो 4 GB, क्योंकि वो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता था, 64 बिट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता था, और 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम 4 GB सपोर्ट करता है। रैम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 4 GB रैम सपोर्ट करता है, ये एक समझ लीजिए नोट लाइन है, नीचे लिखी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड मैं आपको बता रहा था DDR3 के बारे में, 2 बता दिया, 3 सुनिए। DDR3 जो है उसकी जो मैक्स कैपेसिटी है मेरे ख्याल से वो डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरर्स पे। कई मैन्युफैक्चरर्स ने 16 GB भी बनाई है और उसको वर्क भी करा है, लेकिन 8 GB रैम DDR3 पे आपको मिल जाएगी मैक्सिमम पे। उसके बाद DDR3 अगर स्लॉट्स ज़्यादा हैं तो 16 GB पेयर हो जाती है साथ में, नहीं तो नहीं हो पाती है, ज़्यादातर केस में नहीं हो पाती है। आखिरी केस DDR4 जो कि करंट जनरेशन में चला, और DDR5 जो टेस्टिंग में है। जो 5 टेस्टिंग में है उसका छोड़ दीजिए, जो 4 है वो आप कितनी भी लगा सकते हैं। मैंने तो देखा है वीडियो में 2 TB तक लोग यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने आपको दिखा दिया, नीचे वीडियो का नाम मैं दिखा दे रहा हूँ, लिनक्स टेक टिप का वीडियो है, जिन्होंने 2 TB रैम यूज़ करके अपने मैक पे दिखाया कि रैम कितनी ज़्यादा कंज्यूम की जा सकती है। बहुत बढ़िया वीडियो, जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो बात हो गई रैम के बारे में, मैंने रैम बता दी कितनी आपको चाहिए, रैम क्या होती है ये बता दी, और कितनी रैम कहाँ पेयर होती है ये बता दी। अब फाइनल नोट भी जान लीजिए, एक फाइनल नोट, जैसे कि आपकी रैम अगर DDR2 में आती है तो आप 4 GB से ज़्यादा लगा नहीं सकते, तो आप उससे ज़्यादा की उम्मीद भी मत कीजिएगा। DDR3 में है तो 8 GB लगा सकते हो, उससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आप DDR4 वाले हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, कि DDR4 की लिमिट तो आज तक कोई नहीं जानता। फिलहाल तो 2 TB उसको मैक्सिमम टॉप पे यूज़ करके देखा जा चुका है, तो चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से इस वीडियो से कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, अगर ना क्लियर हुए हों तो रुकिए, अभी क्लियर किए देता हूँ। मैंने बस काफ़ी कुछ रन थ्रू में बताया। अब एक फाइनल नोट, जैसे होता है ना हर चीज़ के पीछे समरी, एक समरी के तौर पे थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ फिर से। अगर आप नॉर्मल यूजेज वाले पर्सन हैं, जिसको ज़्यादा कुछ तांझन नहीं दिखाना है, जिसको सिर्फ ऑफिस वर्क करना है, मूवीज़ चलानी, गाने चलाने, जगह जगह इस्तेमाल करना है, 4 GB रैम इनफ। अगर आप प्रोडक्शन का काम करने वाले हैं, ऐप प्रोडक्शन, गेम प्रोडक्शन,
इस तरह के केस में आप 8 to 16 GB कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करने जा रहे हैं तो 16 GB बेयर मिनिमम है। 16 to 32 GB आप बड़े आराम से एक पोजीशन है जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस एक 4 GB to 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड, जो कि एक गेमर को पता होगा कि क्या होता है। फोर्थ एंड फाइनल, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एज अ वीडियो एडिटर, तो वीडियो एडिटर के प्रोडक्शन के तौर पे आप जो है, जो मेरी सलाह रहेगी, आप 32 GB के साथ जा सकते हैं। 32 GB एंड अबव, वो तो आपके हाथ में है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। हर कोई उतना नहीं अफोर्ड कर सकता है। मुझे बार बार अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना पड़ जा रहा है, क्यों? क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी लेंथ हो भी गया है, काफ़ी कुछ मैंने इस वीडियो में बता भी दिया, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बता दी मैंने। बस इतना जान लीजिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर को तेज़ नहीं करेगी, कंप्यूटर के चलने की कैपेसिटी को बढ़ा देगी, मतलब परफॉर्मिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगी। आप ही सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इतना देखने के बाद अगर आपको रैम के बारे में समझना हो, रैम के बारे में समझने का सबसे आसान तरीका ये होगा, आप उसको समझ सकते हैं एक टेम्पररी स्टोरेज के तौर पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको अपने घर के बाहर कहीं पे सफाई करनी हो, तो अब आप अपने साथ सारी चीज़ें लेके ही जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सफाई करने बैठ जाओगे, उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें ला के तब सफाई करोगे, तब उस केस में आपका काम दुगना टाइम लेगा। अगर आप सारा सामान लेके जाओगे तो आधे टाइम में कंप्लीट करके चले जाओगे। यही है आपका रैम का टास्क, कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंप्यूटर अपना टास्क पूरा करने से पहले सारी फाइल ला के रख लेता है, उसके बाद फिर अपना टास्क पूरा कर देता है। रैम आपका कुछ इस तरह से काम करता है। ये चीज़ मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू में थोड़ा सा शायद इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे याद नहीं है, काफ़ी पीछे हो गया। और मैंने कई बार रीटेक किए हैं इस वीडियो के लिए, मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मेरी प्रॉब्लम है। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके ही साथ साथ आपके जैसे और दोस्तों को भी मेरा वीडियो पता चलता रहे, और उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। यार ये सब है तो आखिर दूसरों के लिए ना, अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ। आप लोग लीजिए, बांट डालिए जितना हो सके उतना। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और नमस्कार।